हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। हमने डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब समझा था। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। इसके बाद हमारे मैथमेटिकल टूल की जो पूरी सीरीज मैंने स्टार्ट की थी वो खत्म हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो इंटीग्रेशन है उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। शुरुआत करते हैं बेटा अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर 6 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। तो इसने बोला है कि इंटीग्रेट करो x⁻³ को विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो लिखने का तरीका देखो क्या है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसका, x³ का। विद रिस्पेक्ट टू x को लिखने के लिए साथ में dx लगाया जाता है। तो जिसका भी आपने इंटीग्रेशन करना होता है अपने इस सिंबल और dx के बीच में रखना होता है। क्या है सर, हमेशा dx ही रखना होता है? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू बोला गया है। अगर वो बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू a तो मैं यहाँ पे dA लिखता। विद रिस्पेक्ट टू y होता तो dy करता। विद रिस्पेक्ट टू टाइम t होता तो dt लिखता। तो ये चेंज हो सकता है, बट जिसका भी इंटीग्रेशन करना है वो बीच में रहेगा। पहला स्टेप। दूसरी बात ये देखिए कि जो भी आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, क्या वो फंक्शन जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको फाइंड कर रहे हो वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे वेरिएबल x है। तो आप जो इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो, इसलिए इसको वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये होता a का क्यूब और यहाँ तो dx है, तो ये तो a है बट यहाँ पे x है, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो उस टाइम आप a की पावर क्यूब को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते और इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर ये होता सिचुएशन a³ dx, तो a जो है और ये क्या है, ये x है, ये दोनों दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते तो इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके इंटीग्रेशन के बाहर ले जाता। तो मतलब ये हो जाता a का क्यूब 1 इंटू dx, ऐसे हो जाता। तो इसको फिर इंटीग्रेट करके a³ से मल्टीप्लाई कर देता, मेरा आंसर आया था। बट यहाँ पर ये दोनों सेम है, मतलब ये एज ए वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट ही करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे x⁻n dx वाला फॉर्मूला, जो होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। देखिए मैं आपको एक बात थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूं प्लीज। जब भी हम इंटीग्रेशन या फिर जितने भी मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको बताए हैं वो सब मैंने फिजिक्स के अंदर किस तरीके से यूज होते हैं उसी हिसाब से मैंने बताए हैं। अदरवाइज अगर हम कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, वो प्लस सी करके लिखा जाता है। अब आपके मन में आएगा सर ये तो हमने किया नहीं है और इसको अगर मान लो लिखना है तो इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। तो पहले आपको मैंने क्या कहा कि फिजिक्स में जितना यूज होगा मैं आपको उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स खासतौर पे कंपटीशन में खासतौर पे कभी यूज हुए, तो वैसे उस वहां पे भी यूज नहीं होंगे क्योंकि हम वहां पे जो लिमिट्स हैं उस हिसाब से डालते ताकि हमें सी की जरूरत ना पड़े। बट फिर भी ये सी आता कैसे है, इसके लिए ना न्यूमेरिकल या क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशंस दी जाती हैं। क्या ये आती हैं इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस का क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपसे ये बोल दे कि जब x=0 था तो मेरी y की वैल्यू मान लो a थी। सपोज कर लो जब मेरे पास ये था तो y की वैल्यू मान लो a थी। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करके प्लस सी लिखते हैं ना, तो x को 0 पुट किया जाता है। तो लेफ्ट में मान लो अगर y है, सपोज अगर ये y है और आपने इसको फाइंड करने के लिए x⁻n dx किया और फिर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं, y को यहाँ पे a पुट करते हैं, तो a=c आ जाता है। तो c की जगह पे हम अपना a को लिख देते हैं। तो एक्चुअली ये एक तरीका होता है कांस्टेंट को फाइंड करने का, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। स्पेशली कोई न्यूमेरिकल होगा तब आता, अदरवाइज नहीं आता। देखिए मैंने कहा ना कि हम सिर्फ उतना ही करते हैं जो हमारे फिजिक्स के रिक्वायरमेंट है। चाहे तो मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन को ही पूरा करवा सकता था आपको मैं,
बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे फिजिक्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने सिर्फ यहाँ तक याद करना है, या फिर ये समझ लो कि उतना ही करना जितना मैंने आपको बताया है। तो अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब पार्ट कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ऑटोमेटिकली वहां पे अपने आप ही सारा समझाऊंगा। अब आप टेंशन ना लें, वीडियोस के साथ चलें और फिजिक्स का मजा लें। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 dx है। अब हमने क्या किया, जब इसकी इंटीग्रेशन करी तो ये बना x की पावर, देखो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई n+1 है ना, तो हो जाएगा 3+1 डिवाइड बाई 3+1, तो ये आ गया x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर आप बोलेंगे सर प्रॉपर मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या आंसर होगा, तो मैं +c लगा दूंगा, दैट्स इट, और ये मेरा आंसर बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही करिए बस, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा मेरा पहला पार्ट। बात करते हैं अब अपने सेकंड पार्ट की, ठीक है। बहुत इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब हमारे पास है x-1/x। अब मुझे करनी है इसकी इंटीग्रेशन, तो क्या करने को कहा था मैंने, पहले इंटीग्रेशन का निशान लगेगा, साथ में विद रिस्पेक्ट टू जो कर रहे हैं उसका dx लगा दीजिए। तो इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो देखिए सबसे पहला ये जो आप देख रहे हो इसकी पावर 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1, ठीक है, माइनस, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर 1/x हो, x स्क्वेयर होता तो भी बात अलग थी। मतलब ये कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी जाए मेरे डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसका आंसर क्या होता था बेटा, अगर याद हो तो मैंने कहा था ln ऑफ x। तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया बेटा x² डिवाइड बाय 2 माइनस ln x, बस साथ में एक +c लगा दिया जाता है अगर आप बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हो, अदरवाइज ठीक है। तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिक्स में, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। हाँ ये बात है कि अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हर एक के साथ +c लिखते, तो नहीं, जो भी सोल्व किया, सोल्व करने के लास्ट में जाके +c एक लिखते हैं, दैट्स इट, वहां पे आपका आंसर बन जाता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 1/x का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, e की पावर 2x साथ में आ गया dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। ध्यान से समझे, समझ में आएगा। पहले पार्ट की बात करते हैं, मैंने क्या सिखाया था, e की पावर x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x, और डिनोमिनेटर में जो भी e की पावर होती है उसका फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं, लाइक दिस। सो इसी वजह से ये वाला हो जाएगा बेटा आपका e की पावर 2x डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, प्लस का निशान। अब देखिए नीचे जो है वो लीनियर, तो देखो लीनियर का मतलब होता है कि x की पावर 1 होनी चाहिए, वो लीनियर है। उसके अलावा जो भी कुछ होगा ना उसको आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप नॉर्मली किसी भी फॉर्म x की पावर n वाले को सॉल्व करते हो। तो क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप पे आपके लिए कर देता हूँ, ये जो है x की पावर ऊपर ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है, साथ में आ जाएगा dx। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो e की पावर 2x तो ठीक है। अब आपको मैंने डेरिवेटिव सिखाया हुआ अच्छी तरह, 2x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, dx कट जाएगा, तो आंसर 2 रहेगा। प्लस अब इसमें क्या करेंगे बेटा, x की पावर -2 + 1 और नीचे आ जाएगा -2 + 1। सो ये हो गया बेटा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, और देखो -2 + 1 बिकम -1, वो माइनस इस प्लस को हटाकर माइनस लग जाएगा, और x की पावर में -1 आ जाएगा, और नीचे आपका 1 है ही ऑलरेडी, देखो -1 था ना, माइनस वहां पे आ गया। सो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 -1/x, और लास्ट में +c लगा दोगे तो प्रॉपर आंसर बन जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, अदरवाइज यहां तक आपका खत्म हो जाता है। सो दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी, समझो बात को, और स्टेप बाय स्टेप आप जब इसको करेंगे तो आपको ये आ जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं है आपकी, ठीक है। ओके सो अब मैं आपको करवाता हूं आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका फोर्थ वन। अब कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x
प्लस 3, साथ में क्या है आपका dx। बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी। क्या बताया था, 1 अगर कोई भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है तो फॉर्मूला क्या था, मेरे को फिर से दिखा देता हूँ बेटा। 1/x dx का फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। देखो कभी भी आपको नेचुरल लॉग के, कभी वैसे तो एक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है नेचुरल लॉग निकालने, अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो मैं आपको अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी चीज़ें हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, जो भी ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इसका फिर से डेरिवेटिव किया जाता है। तो ये प्लस सी तो होता ही है ना, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा बेटा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, जब आप इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव तो 2 ही होता है, ठीक है। और 3 का डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। फाइनली आ जाएगा बेटा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको 2-3 वीडियोस डाली हुई हैं, तो प्लीज़ उसको जरूर देखना। एक बात समझ लीजिए, आपने अगर 11th क्लास के सिलेबस को अच्छे से करना है और फुल मार्क्स स्कोर करने अपने बोर्ड के अंदर, इवन अगर आप कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियोस मैंने डाली हैं उनको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको ऑटोमेटिकली सारा आ जाएगा। तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझे कैसे किया गया है, ठीक है। सो फाइनली ये सब बातें बेटा क्लियर होगी, मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है द फिफ्थ वन। फिफ्थ वाले में आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 4x प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला देख लीजिए, कोस ऑफ x dx, है ना। याद होगा मैंने कहा था बेटा कि डेरिवेटिव में साइन का कोस, कोस का माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, कोस का यहाँ पे साइन लेते होते हैं, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय, आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है फिर से आपके आर्ग्यूमेंट की, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, कोस को हमने लिख दिया साइन ऑफ, साथ में dx तो आना ही था ना, यहाँ पे आएगा 4x प्लस 3, और नीचे d बाई डी एक्स कर देंगे आपके 4x प्लस 3 का, आर्ग्यूमेंट का आर्ग्यूमेंट होता है ये एंगल। तो साइन ऑफ 4x प्लस 3 हो गया, और 4x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 4 बाहर आ जाएगा, dx कट जाएगा तो अकेला 4 हो जाएगा, और 3 एज ए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। फाइनल आंसर है 1/4 साइन ऑफ 4x प्लस 3। हाँ, एग्जैक्ट फाइनल देखना तो प्लस सी लगा दीजिए, दैट्स योर लास्ट फाइनल आंसर मैथमेटिक्स के हिसाब से। फिजिक्स में इतना रिक्वायर्ड होता है, हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी आप इतने मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करने बजाय जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करें तो ऑटोमेटिकली आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने आप लोगों की जिम्मेवारी ली कि आपको मैंने डिटेल में हर चीज़ समझानी और अच्छे समझानी, तो प्लीज़ ट्रस्ट करें, हो जाएगा सब कुछ आपका, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा आपका बेटा इंटरेस्टिंग सा है। अब वो है सिक्स्थ वाला, ये है आपका कोस स्क्वायर एक्स और साथ में आ जाएगा dx। तो ना पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो देखो, मैं आपके साथ यही क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने ध्यान से मेरे फॉर्मूलाज पढ़े थे तो मैंने कोई भी कोस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला आपको नहीं बताया था, क्योंकि होता ही नहीं है उसका इंटीग्रेशन। अगर आप कोस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स वाला कोई भी आपको ऐसा फॉर्मूला मिले, जो कि हमें +2 के अंदर खासतौर पर मिलता है डेरिवेटिव करते वक्त, कभी हम कुछ ना जैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ करंट फाइंड करने के लिए ना कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वहां पे करते होते हैं, तो वहां पर ये यूज होगा +2 में कहीं जाके। तो क्या था ये चीज, मैं आपको उसके बारे में समझा दूं प्लीज, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये है कि कोस स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस करते हैं उसके ऐसे फॉर्मूले के साथ जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हमने की हुई है। मतलब क्या बताता हूँ, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कोस 2a का फॉर्मूला बताया था। कोस 2a का फॉर्मूला एक काम एक्स की टर्म्स में आपको बताता हूँ, सो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मैंने आपको कराया था कोस 2x का फॉर्मूला, वो था बेटा कोस स्क्वायर
एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक और बताया था, कोस टू एक्स का फॉर्मूला बताया था, 2 cos² x-1, ये भी कराया था मैंने आपको। बस हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये माइनस वाला इधर जाएगा, cos2x+1, और ये 2 जो है वो, चलो इक्वल में एक स्टेप कर ही देता हूँ, 2 cos² x, और cos² x को मैं लिख सकता हूँ 1 + cos2a डिवाइड बाई 2। तो एक्चुअली हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ जाएगा बेटा 1 + cos2a डिवाइडेड बाई 2, साथ में आ गया dx। मैं इसको थोड़ा और ईज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos2a डिवाइडेड बाई 2, 2 को ना दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, साथ में आ गया dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूँ, 1/2 dx प्लस cos of 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। सो डियर देखो, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 1 इंटू dx, प्लस ये आ गया 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos2a इंटू dx। डन जी। बाकी मैं अब यहां कर देता हूं, सो 1/2, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर 1 हो तो d के साथ वाला जो भी वेरिएबल है वो लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस 1/2। अब cos ऑफ 2a का मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, cos का क्या होता है बेटा, आपका साइन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2a, या 2 यहाँ पे x है ना बेटा, हाँ, साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x, जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव भी होगा। सो फाइनली आ गया बेटा x/2 प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x, और बेटा 2x का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ 2 ही होता है। सो फाइनल आंसर ये है कि 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, और आ जाएगा बेटा x प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा, और हाँ, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो प्लस सी लगाते हैं, बट हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं, ये छोड़ दो। सो ये जो पार्ट था ये थोड़ा सा अलग पार्ट था, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका यूज़ हमारे इवन कंपटीशन में कहीं ना कहीं हो जाता है, इसलिए इसको समझें कि कैसे किया। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आ गया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहले पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2, साथ में आ जाएगा dx, अलग अलग कर दीजिए, x² dx प्लस 2 dx। देखिए बेटा, ये तो क्या x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, और दैट्स इट, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा आपका। ये आ गया बेटा x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अगले पार्ट के बाद चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब -1/x प्लस 3x इंटू क्या आ जाएगा बेटा dx आपका। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोको, खुद सोल्व करो, फिर मैच करो, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। याद है 1 में कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, मतलब x की पावर 1 हो तो क्या करना होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। वैसे तो इसमें मोड लिया जाता है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमें उतना ही करना है जितना ही मेरे रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ, करते जाइए इसको। तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 तो बाहर आ जाएगा, और फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला आएगा, तो x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1। सो x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस साथ में आ जाएगा 3x² बाय 2, एंड दैट विल बी योर आंसर।
सो ये बहुत सिंपल है, बट वही साथ में प्लस सी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट करना हो तो अदरवाइज ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे वाले नेक्स्ट वाले पे करते हैं। अब बात करते हैं बेटा सी पार्ट की। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 5 ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 5, कॉन्स्टेंट है ना, बाहर ले लेता हूँ सीधा यार, एक्स इंटू डी एक्स। चल देखिए, ये एक्स की पावर है ना, तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला है, तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 5 एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर 5/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी बेटा 5/2 आएगा नीचे, माइनस एक्स की पावर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, प्लस 5 यहाँ पर आपके पास x की पावर 2 है और नीचे आपका 2 है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये आ जाएगा 2/5 ऑफ x की पावर 5/2 3/2। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो पार्ट था वो करना था। क्लियर? चलिए अब बात रहेगी सिर्फ आखिरी पार्ट की, जल्दी से खत्म कर देते हैं। डी पार्ट की बात हो रही है अब यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। क्या है ना कि हमारे फिजिक्स में इतने ज़्यादा मुश्किल आते नहीं है, हमारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप ये कर सकते हो, अगर नहीं आते तो बस आप समझ लीजिए कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट है ना, तो मैं क्या बताया था, आंसर है ई की पावर, जो मतलब ई की पावर में जो लिखा है पहले तो वही लिखो, फिर आपने उसी पावर का नीचे आपने डेरिवेटिव करना है। ये हो गया इस पार्ट का, प्लस बाहर 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो ई की पावर 2x तो है ही है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2, बार बार बता चुका हूँ, आई होप अब आपको आता होगा। प्लस 5 1 इंटू डी एक्स का मैंने बताया था ना बेटा, अगर 1 हो तो डी के साथ जो भी वेरिएबल है बस वही लिख दीजिए, दैट्स योर आंसर। तो लीजिए फाइनली ये आपने ऐसे करना था। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे आपके, ये आपके इनडेफिनिट इंटीग्रल की तरफ थे। अब आपको डेफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स डाल दी जाती है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा देता हूँ, बस फिर उसके बाद खत्म। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीधा अपने नए चैप्टर की बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुल मिला के 5 पार्ट्स हैं, शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं करना होता, जैसे इंटीग्रेशन नॉर्मल करते हैं वैसे करें, बस लास्ट में आपने क्या करना वो बस स्टेप देख लो। तो यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन 1 से 2, तो लोअर लिमिट आपकी 1 है, अपर लिमिट 2 है, और x की पावर 3 इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना, पहले x की पावर 3 को नॉर्मली इंटीग्रेट करो, तो x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। सोल्व कर लो, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 आ गया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 1/4 बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट है ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालनी होती है, मतलब जहां पे x लिखा होना, जहां जहां भी x लिखा होगा वहां पे पहले अपर लिमिट्स की वैल्यू डाल दो, फिर माइनस लोअर लिमिट। बताता हूँ कैसे। अपर लिमिट डालो तो 2 की पावर 4, माइनस लोअर लिमिट डालो तो 1 की पावर 4, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास बेटा, ये बन गया 1/4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस बेटा 1 हो गया, तो दैट विल बी 15 डिवाइड बाय 4। तो ये आपके इस पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बात कर रहे हैं बेटा हम अपने बी पार्ट की अब। सो इंटीग्रेशन u, और यहाँ v है, m है, v dv है आपका। पहले बात देखो, जो m है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। m को मैंने बेटा बाहर ले लिया यहाँ पे, तो जैसे उसको बाहर लिया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv विद u एंड v। अब देखो बेटा ये वैसा ही है जैसे x की पावर n वाला फॉर्मूला था, देखो ना v है, ये x पावर n, तो यहाँ पे v की पावर 1 है,
तो m ये आ जाएगा बेटा v की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 u और v, m बाहर ले लीजिए और 1+1 2 है तो वो भी बाहर ले लो। अब आ गया अंदर v का स्क्वायर विद u एंड v। बस जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, अपर डाल देंगे तो वही आएगा, मतलब v का स्क्वायर ही v की जगह v ही डालोगे, तो u डालोगे तो माइनस करके u स्क्वायर कर दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, बस इस बात का ध्यान रखें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर। बात करते हैं अपने सी पार्ट की। तो 3 to 4 1 by x dx। अब आपको पता है ना 1 by x का क्या होता है बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, ठीक है, विद लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 4, अपर माइनस लोअर करो तो मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, समझे ये पूरा एक ही फंक्शन है, ये x अलग नहीं है, ये नेचुरल लॉग है, ये उसका आर्गुमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब एक फॉर्मूला याद कर ला देता हूँ आपको, थोड़ा याद रहेगा कि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b को लिख सकते हैं हम नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं लिखता नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b तो वो आपका m इंटू बी हो जाता है बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी हो जाता है। तो ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये लॉगरिथम में मतलब नेचुरल लॉग के लॉज हैं, ठीक है ना। सो नेचुरल लॉग ऑफ 4/3 एंड दैट इज योर, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने डी पार्ट की। तो डी पार्ट में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 4 और ऊपर आ गया बेटा 9 और यहाँ पे आ गया अंडर द रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। देखिए मैंने कहा ना अंडर रूट का मतलब समझो पहले, तो ये बहुत बार मैं आपको बताऊंगा आगे जाके भी। अंडर रूट का मतलब होता है कि x की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2 dx। अब तो आप कर ही लेंगे, x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो 4 to 9 x की पावर बेटा 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। तो एक मैंने चीज़ गलत कर दी, थोड़ा सा इसको अच्छे से फिर से कर देता हूँ। इंटीग्रेट जब करते हैं फिर इंटीग्रेशन का निशान नहीं लगाते, फिर छोड़ देते हैं उसको। मतलब ये कि x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 विद लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 9। तो x की पावर 3/2 4 और 9। अच्छा एक काम और करते हैं, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 x की पावर 3/2 विद अपर लिमिट 9 और लोअर लिमिट। अच्छा ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसको। 2/3 सबसे पहले आएगा 9 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। पता है ये क्या चीज़ है, दिखाता हूँ आपको। आज आप मैथमेटिक्स की नई चीज़ देखोगे। यहाँ ये 9 की पावर 3/2 है ना, इसको लिख दिया मैंने 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 1/2। समझो इस बात को, बेस सेम तो पावर ऐड होती है, तो आपका नहीं बेस सेम तो पावर ऐड है ना, तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 आएगा आपका। ये देखो 1, क्यों, बेस सेम है, पावर को ऐड करें, पावर ऐड करने के बाद 3/2 ही आना चाहिए, इसलिए माइनस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2। 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस सेम तो पावर ऐड, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं, 2/3 ध्यान से देखते हैं ना, ये तो हो गया 9 और मैंने क्या बताया था 1/2 का क्या मतलब होता है, अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस 4 अंडर द रूट ऑफ 4। क्या आ गया 2/3, 9 इंटू रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस 4 ये आ जाएगा 2। बात बनी कि नहीं बनी, अरे बन गई है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल था, बट ऑफ कोर्स इसको एक बार अच्छे से करना था तभी आपको समझ में आया था, ऐसा आना नहीं था इसको समझाने में, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 2/3, ये आ गया 27 और -8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 38 डिवाइडेड बाय 3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
बस आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपका ये वाला आंसर तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट खत्म करना था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे करना है आपने इसको। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके इसके आखिरी पार्ट की तरफ। बात करने लगे बेटा इसके आखिरी पार्ट की। अब कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4, याद है आपको मैंने पाइस के बारे में बताया था। ये जो पाई है ये 180 को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली ये 45 डिग्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम। और कोज ऑफ 2x dx है आपका। तो क्या बताया था मैंने, कोस का पहली बात तो साइन होता है 2x, और नीचे डेरिवेटिव किया जाता है आपका किसका, उसके आर्ग्यूमेंट का 2x का। ठीक है, विद लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आ जाएगी π/4 की। तो साइन ऑफ 2x तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया बार बार कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करें। 2 तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना थोड़ा ध्यान से करना है अभी। ये साइन ऑफ 2 इंटू एक्स है ना, एक्स की जगह अपर लिमिट मतलब π/4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू लोअर लिमिट क्या डालेंगे 0, खत्म 1/2। देखिए जाओ, ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0। अगर आपने मेरे मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो देखी है, ट्रिग्नोमेट्री वाली खास तौर पे, तो बताया था मैंने π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1/2 1 माइनस, और साइन 0 तो है 0, सो 1/2 इंटू 1 बिकम 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब यही होता है। अगर मैं बोलता इनडेफिनेट तो आप यहीं तक छोड़ देते, लेकिन जब आपको लिमिट्स दे दी जाए कि भाई इतने से लेके इतने तक के बीच के सारी वैल्यूज बताओ, मतलब टोटल वैल्यू बताओ क्या है, तो हम फिर वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस अब आपको मैंने एक और न्यूमेरिकल करवाना है जिससे आपको ना और क्लैरिटी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन का और मतलब क्या होता है। सो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड, प्लीज ध्यान समझना, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड अंडर द कर्व fx इक्वल टू x स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। पहली बात तो ये जो लाइन आप यहाँ देख रहे हो, ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये जो कर्व आप यहाँ देख रहे हो, ये थोड़ा मतलब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका ग्राफ देख रहे हो, ये थोड़ा कर्व्ड है आपका, है ना। अगर देखो ये बिल्कुल सीधा होता, सपोज ये ऐसा सीधा होती लाइन आपकी, तो बस ये कुछ नहीं था, फिर तो ये ट्रेपीजियम बन गया था, रेगुलर फिगर था। ट्रेपीजियम का लिए फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड का फॉर्मूला लगा के इसको झट से आंसर निकाल लेता। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये आपका जो लाइन है ये सीधी लाइन तो है नहीं है, और क्योंकि ये कर्व्ड लाइन है, तो कर्व्ड लाइन के केस के अंदर अगर मुझे ये एरिया अंडर कर्व निकालना है तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, और कोई तरीका ही नहीं है। उस हमें जब एक लिमिट्स दे दी तो लिमिट्स के बीच में सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो मुझे एक्स स्क्वेयर, ये जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का एरिया अंडर कर्व निकालना है अंडर द लिमिट ऑफ 2 and 3। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स आपका वेरिएबल है ना। सो विद लोअर लिमिट ऑफ 2 अपर लिमिट ऑफ 3, ये मुझे करना था बस। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स का स्क्वायर साथ में आ जाएगा dx। अब आपको पता ही है बेटा, एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 ब्रैकेट करो, नीचे 2 ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 3 है बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 3 विद 2 एंड 3 आ जाएगा बेटा 1/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है बेटा आपने। सो अपर लिमिट डालेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 1/3 हो गया बेटा आपका। तो 3 3 9 9 3 27 मतलब 27 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। ये माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 डिवाइड बाई 3 आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ज़्यादा ही आपका मन कर रहा है इसको प्रॉपर निकालना है तो डिवाइड बाई 3 आप कर लीजिए, 6 3 18 होते हैं आपके। ठीक है, 18 हो गया 1, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 0 आ गया, 3 3 9, तो ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.33, दैट विल बी योर आंसर। बस, तो मतलब ये जो कर्व आप यहाँ देख रहे हो, इस कर्व के अंदर मतलब ये जो कर्व का लाइन आपने देखी है, ये जो शेडेड एरिया है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए
हमने इंटीग्रेशन किया और फाइनल हमारा आंसर निकल के 6.33 है कुछ इसका एरिया। ठीक है, बाकी इसका यूनिट क्या होगा वो तो डिपेंड करता है कि वाई क्या है, एक्स क्या है, उसके हिसाब से हम इसके यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं। वैसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि इसके यूनिट और इसके यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी यूनिट आएगा दैट विल बी द आंसर, मतलब दैट विल बी द यूनिट ऑफ दिस आंसर। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी था जो थोड़ा पुराना सा था, थोड़ा सा बोरिंग सा भी है। हम क्या करते थे, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ पेपर पे बनाया जाता था। अब आपने कभी ग्राफ पेपर को तो देखा ही होगा, ग्राफ पेपर में क्या होते हैं, ऐसे ना ग्रिड्स बनी होती है, ग्रिड्स मतलब ऐसे 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 बॉक्सेस बने होते हैं। तो हर एक बॉक्स की ना अपनी एक डायमेंशन होती है, फिक्स डायमेंशन होती है। जैसे कि 1 mm बाय 1 mm का ना एक सबसे छोटे वाला बॉक्स 1 mm बाय 1 mm होता है, तो 1 mm स्क्वायर हो जाता है आपका। तो अब इसमें कई सारे बॉक्सेस होंगे, छोटे 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 बॉक्सेस बनते हैं, हम सारे बॉक्सेस को काउंट करते थे। ठीक है, जो कर्व्ड वाले हिस्से में आते थे तो हम मान लेते थे कि 2 बॉक्सेस मिलके एक बन जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा ओल्ड सा तरीका है, छोड़ो इस बातों को, वैसे अभी दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बढ़िया तरीका है एरिया अंडर कर्व निकालने का, वो इंटीग्रेशन ही होता है। लिमिट्स पता हो तो हम उस लिमिट के दायरे के अंदर जितना भी एरिया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी एक्चुअली डू दिस। आई होप आपको अच्छी तरह अब इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जो न्यूमेरिकल थे उसकी प्रैक्टिस करी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके एरिया अंडर कर्व हम आसानी से निकाल देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।